हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। पॉलिटी का जो है लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो है संभावना ज़्यादा बनती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी में क्या अंतर है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, फंडामेंटल, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। देखो, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है एक हमारी स्टेट के लिए, यानी कि गवर्नमेंट के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको ये काम करने हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए है ये? हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंस्ट्रक्शन। ये है स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शन कि जब भी आप कोई लॉ बनाओगे, कोई भी स्कीम लेके आओगे, उसमें जो है आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि डीपीएसपी में बताया गया है। अभी हम आगे देखेंगे उसको। तो ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है टू द स्टेट। अब देखो, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। उसके बाद आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। ठीक है, हमने पहले देखा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताता है। 5 से लेके 11 तक जो है आपका कहाँ पे सिटीजनशिप के अंदर आता है। फिर 12 से लेके आपका 35 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। और 36 से लेके फिर 51 जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो अभी हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 4 के अंदर और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये जो है यहाँ पे कवर करता है। डीपीएसपी की बात करें तो हमने किस जो है देश से लिया है ये कॉन्सेप्ट, तो याद रखना आयरलैंड से ये कॉन्सेप्ट लिया है। और ये फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह का कि सोर्स का क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ से आया है, कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। इस बात पे आपने ज़्यादा फोकस देना है। इसकी चांसेस जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं पूछे जाने के। फिर इसको नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, याद रखना। ठीक है, किसको कहा जाता है नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ के डीपीएसपी को जोड़ के जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है? इट इज़ द फिलोसफी एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था, इट इज़ द फिलोसफी एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? फंडामेंटल राइट प्लस आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो किसके बारे में बात करता है? वेलफेयर स्टेट के बारे में। जब भी आप कोई लॉ बनाओगे, स्कीम बनाओगे, गवर्नमेंट को ये जो ध्यान में रखना है कि आप जो है डीपीएसपी में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन पे गौर करिएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है यहाँ पे लॉ वगैरह बनाने हैं। अब ये जो हैं ये नॉन जस्टिशिएबल है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, याद रखना वो क्या है? जस्टिशिएबल है। मतलब अगर उनका कोई हनन करता है, उनको कोई फॉलो नहीं करता है स्टेट या गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। बस उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप जब भी स्कीम या फिर कोई लॉ बनाएंगे पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो उसमें जो है इन सब बातों का आपको मेन रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये फर्क है इन दोनों में। ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं और फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होते हैं। मींस फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट पे। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप उसे फॉलो करें ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। समझे बात को? ठीक है, क्यों? देखो, कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बोलें कि सभी घर वालों में से जो है एक बंदे को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो कैसे इस हर एक को जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी देगा? वो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये इसलिए जो है यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास जो है उस टाइप के रिसोर्सेज नहीं है कि हर एक को जो है सरकारी नौकरी मिल पाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितने लोग हैं, उन सभी को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। ठीक है, सो ये जो है आप एग्जांपल एक ले सकते हैं कि क्यों जो है इसको नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया है। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई है चीज़ें। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे डीपीएसपी का। ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, राइट? 3 पार्ट में जो है इनको डिवाइड किया गया है। ये देखो,
सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे भी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल है या गांधीन है। ये हमने अपने सहूलियत के लिए जो है इनको डिवाइड किया गया है, यानी कि जो सोशल के वेलफेयर, सोशल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो सोशल प्रिंसिपल में आएंगी, जो गांधी जी जिनको फेवर करते थे वो गांधीन प्रिंसिपल्स में आएंगी, और तीसरा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आएंगे। ठीक है, इनको वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले देखो आर्टिकल 36 एंड 37 क्या बोलता है। आर्टिकल 36 बोलता है डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द सोशल ऑर्डर एंड विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्टेट को निर्देश दे रहा है कि आप जो है प्रोटेक्ट करेंगे और सिक्योर करेंगे सोशल ऑर्डर को, किनके लिए, वेलफेयर करने के लिए पीपल का। ठीक है, तो जो भी आप काम करेंगे वो आप करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। 37 बोलता है कि डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, हमने अभी इसको डिस्कस किया था, बट आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट हैज द ड्यूटी इन अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स इन द मेकिंग लॉज। बट ये फंडामेंटल है, अगर आपने कोई लॉ वगैरह बनाना है तो आप इन सब चीज़ों को जो है अपनी गवर्नेंस के अंदर इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे जब भी आप कोई भी स्कीम या फिर लॉ बनाते हैं। ठीक है, सो ये बातें आर्टिकल 37 के अंदर लिखी गई हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन आर्टिकल्स के बारे में। इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं 36 37 हमने देख लिया, उसमें क्या था। 38 पे चलेंगे। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, वही बात है, आर्टिकल 36 भी वही बात बोलता था, आर्टिकल 38 भी वही बात बोल रहा है। ये आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं पूछेंगे वो, अगर आप अलाइड वगैरह की तैयारी करते हैं तब आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ें हैं। टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, तो आपने जो है पीपल के वेलफेयर के लिए जो है यहाँ पे काम करना है। 39 क्या बोलता है, स्टेट शेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द सिक्योरिंग इक्वल एक्सेस। तो स्टेट जब भी पॉलिसी बनाएगी तो सभी को जो है यहाँ पे इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। क्या चीज़ का, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सभी को जो है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज, सभी को जो है मटेरियल सोर्सेज जो है, सोर्सेज जो रहती हैं वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर है वो ज़्यादा अमीर है, गरीब है तो वो ज़्यादा ही गरीब है। ठीक है, तो एक ही पर्सन के पास ही सारी रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए। कल को अंबानी बोले मेरे पास ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैं दूसरे को जो है यहाँ पे शेयर नहीं करने दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, सी बोलेगा कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी, वेल्थ भी जो है आप जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक ही बंदे के पास सारी वेल्थ नहीं होगी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी को अगर एक जैसा काम कोई कर रहा है, फैक्ट्री में जाता है 9 से 5 काम करता है तो उसको इक्वल ही पे मिलेगी, चाहे वो गोरा है, सफ़ेद है, या फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ यूएसए में, क्योंकि वहाँ पे जो है नस्लवाद का जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है यूएसए वगैरह कंट्रीज़ में। सो इस तरह से जो है, जैसे पुराने टाइम में जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने चीज़ें देखी हैं कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देते थे और जो इंडियंस थे उनको कम सैलरी देते थे, भले ही उन दोनों का रैंक सेम हो। तो ऐसा अब नहीं होगा कि इक्वल पे होगा, सभी को इक्वल वर्क मिलेगा। तो क्लोज है ये आर्टिकल 39 के अंदर, ए क्लॉज, बी क्लॉज, सी क्लॉज, ये डी क्लॉज। ठीक है, फिर आता है ई क्लॉज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल यूज। तो वर्कर की हेल्थ और चिल्ड्रन की हेल्थ के बारे में आपको ख्याल रखना है और फोर्सिबल अब्यूज नहीं होना चाहिए उनका कहीं पे भी काम पे। नेक्स्ट सिक्स्थ जो इसका क्लॉज बोलता है वो बोलता है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सो क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक, छोटी उम्र से, तो वो आपकी हेल्दी होनी चाहिए, ये स्टेट को प्रोवाइड करवाना है। राइट, आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्री हेल्थ केयर चेकअप जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे पुअर फैमिलीज हैं उनको। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें जो है आपको स्कीम में लानी है। आर्टिकल 39A का मतलब है दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ जो है अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ है, ये अभी हम देखेंगे। आर्टिकल 39A क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। पुअर को इक्वल जस्टिस मिलेगी, चाहे अमीर है कोई गरीब है, इक्वल जस्टिस मिलेगी और फ्री लीगल एड जो है, ठीक है,
पुअर बंदे को मिलेगी, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर्टिकल 39A की, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, तो याद रखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अकॉर्डिंग डाला गया। अब मैं बता दूं आपको कि डीपीएसपी में जो है 4 बार जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं। एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का, एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के अंदर। अभी मैं आपको आगे पूरा लिख के बताऊंगा। ये हो गया 39A के, राइट। नेक्स्ट जो है, हमने आई थिंक 39 की बात नहीं की, आर्टिकल 39 की, हाँ आर्टिकल 39 की बात हमने कर ली है पीछे। आर्टिकल 39 ये हो गया। आर्टिकल 40 क्या बोलता है दोस्तों, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो ये गांधीन प्रिंसिपल का था, मतलब गांधी का कंसेप्ट था कि जो पंचायत विलेज लेवल पे जो है सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए आपकी पंचायत लेवल पे। पंचायत में भी जो है एक ग्राम सभा होनी चाहिए, जिसका मुखिया जो है प्रधान होगा, ठीक है, उप प्रधान होगा। आप देखते हैं, आप विलेजेस में रहते हैं, आपको मालूम है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये गांधी का कॉन्सेप्ट है, तो इसको गांधीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग माना जाता है। आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर किसी बंदे के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर वो बूढ़ी अवस्था में है, या फिर वो बीमार है, या फिर डिसेबल है, ठीक है, तो उसको राइट टू वर्क मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, और पब्लिक असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 41 बोलता है। आर्टिकल 42 में लिखा गया है कि प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो वहाँ पे काम करने लायक कंडीशन होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है फैक्ट्री में धुआं ही धुआं है अंदर, फिर भी आपको ज़बरदस्ती वो है जो है काम करने को वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ जो है वुमेन्स के लिए वो प्रोवाइड होनी चाहिए। आर्टिकल 49A का मतलब क्या, फिर से ये भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। आर्टिकल 43A क्या बोलता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग आया है, 43A के अकॉर्डिंग। इससे पहले आता है आर्टिकल 43, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में कौन बात करता था, गांधी जी बात करते थे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। ये भी गांधीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाया गया है कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकल 43 क्या बोलता है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में आर्टिकल 43 बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 43B के अंदर। आर्टिकल 43B का मतलब क्या है, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। आर्टिकल ए बी जो है 43A भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। बी क्या बोलता है, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि आर्टिकल 43B किसके बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। बस इतना सा आपने कीवर्ड याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 44 बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा, मतलब न्यूज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये बात करता है, ठीक है। सभी सिटीजन के लिए जो है एक ही जैसा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। जैसे कि आप देखेंगे ट्रिपल तलाक का जो है केस चला था, तो वहाँ पे क्या था, तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोलते हैं तो तलाक हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 44 के अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तभी जाके जो है गवर्नमेंट ने ये नया रूल लेके आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट, कि जो है आप इस तरह से तलाक वगैरह जो है यहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है आर्टिकल 44 के अंडर, और ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर। हमने फंडामेंटल राइट देखे थे गाइस, ये आपका फंडामेंटल राइट भी है, एंड ये डीपीएसपी में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। प्लस ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशन किया गया है दोस्तों, 3 जगह पे मेंशन किया गया है, याद रखो। आर्टिकल 45 भी जो है आपका अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको आर्टिकल 45 को डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया था, और फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया था, और आपका कहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर।
46 क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC STs एंड अदर वीकर सेक्शन। तो 46 किसके बारे में बात करता है, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पे आर्टिकल 46 बात करता है। 47 में क्या है, इंटॉक्सिकेंट जो भी ड्रिंक्स हैं उसको जो है उसको प्रोहिबिट करना, और ड्रग्स जो है जो कि हेल्थ के लिए जो है हमारे हानिकारक हैं उन सभी को जो है प्रोहिबिट करना है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, अब आप शराब की दुकानें देखते हो खुली हैं, ठीक है, ठेके खुले रहते हैं, क्योंकि उससे जो है गवर्नमेंट को क्या आता है, रिवेन्यू आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, तभी तो मैं बोलता हूँ ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट पे। अगर कल को जो है ठेके बंद हो गए आपके, ठीक है, मान लो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स जो भी हैं, ड्रग्स हैं, वो बंद हो गए तो काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। वैसे तो ड्रग्स जो है गवर्नमेंट नहीं बेचती, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स में आपका वही आ जाता है, ठीक है, वाइन वगैरह, विस्की, ठीक है, ये सब चीज़ें, राइट। ओके, सो ये जो है यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स के बारे में आर्टिकल 47 के में लिखा है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कोस काल्स एंड अदर मिल्स एंड ब्रॉट एनिमल्स। क्या बोलता है कि आप जो है गायों को जो है उनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। गायें वगैरह जो हमारी रहती हैं, काल्स होते हैं जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग यानी कि मिल्क देते हैं जो भी एनिमल्स, उनकी जो है स्लॉटर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या देखते हैं, होता है हमारी कंट्री में, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है लॉ। टू ऑर्गेनाइज, साथ ही साथ 48 आर्टिकल जो है क्या बोलता है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, ठीक है, 48 आर्टिकल। 49 क्या करता है, प्रोटेक्ट मोनूमेंट, जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स, उनको प्रोटेक्ट करना, एंड प्लेसेस जो भी हिस्टोरिक हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। अब कल को आप जो है रेड फोर्ट को तोड़ने लगें, या फिर कोई और जो है इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं पुराने राजा रजवाड़ों के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि हमारा हिस्टोरिकल चीज़ें जो है हमारी प्रिडिक्ट करता है, मतलब डिपिक्ट करता है, सॉरी, ठीक है, हिस्टोरिकल चीज़ें जो है बताता है, तो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि टूरिज़्म जो है इन सभी चीज़ों के लिए हमारे इंडिया में है, टूरिस्ट लोग जो है ये सब चीज़ें देखने के लिए हमारी इंडिया में आते हैं, तो आप जो है इनको डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं कर सकते। स्टेट को है वैसे तो ये ऑर्डर, ठीक है, सो प्रोटेक्ट करना है आपको मोनूमेंट्स और प्लेसेस जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए। ये तो होती है वैसे, क्योंकि जुडिशरी जो है हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इस पे किसी का भी जोर नहीं चलता, ठीक है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी का प्रेशर नहीं रहता है इसमें, राइट। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सभी को जो है यहाँ पे गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है, शांति बनाए रखनी है। ओके, सो ये सब जो है बातें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी गई हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है हमने कवर कर लिए, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है किसके अकॉर्डिंग होता है। अभी और चीज़ें देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्टिकल जो हैं यहाँ पे कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। 43B हमने देखा था, तो गाइज ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था, 2011 के अंदर, तब जो है इसको ऐड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 45 हमने देख लिया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है अगर आप 14 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है। 43A हमने देखा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करता है। तो यहाँ पे जो 43 जो आर्टिकल है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, ठीक है, 1976 में आया था, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको ऐड किया गया था, राइट। इसके अलावा कौन सा, 39A हमने देख लिया था, 39A जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, राइट। तो ये जो है आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सब चीज़ें, राइट। और इसके अलावा बस ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल डिस्कस कर लिए हमने, अमेंडमेंट डिस्कस कर ली जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब जैसे कि दोस्तों हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एंजॉय करने के लिए, हमारे
मूलभूत अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट। अगर आपको राइट्स दिए गए हैं जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है देश के प्रति, वो जो है इस बात तो इसमें लिखी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपके जो आप इंजॉय करते हो फंडामेंटल राइट्स, वही नहीं है, आपकी ड्यूटी भी बनती है कुछ देश के प्रति। ठीक है, आप जो मन करे वो नहीं करेंगे। तो ड्यूटीज़ की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी, पहला प्रश्न बन जाता है कि कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 51 ए का मतलब है ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थी। ओके, सो आर्टिकल 51 ए, तो हमने देखा था ना कि आर्टिकल 51 तक जो है डीपीएसपी बात करते हैं। तो 51 ए अमेंडमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया था भारतीय संविधान के अंदर। और कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 4 ए के अंदर। ठीक है, पार्ट 4 ए, आप 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रोमन वर्ड्स में। तो पार्ट 4 ए में जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ठीक है, अब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी? तो याद रखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 1976 में। देखो, दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एक 42nd और एक 44th। यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इस दोनों में ही ज़्यादा चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो लाई गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अकॉर्डिंग लाई गई थी, जो कि कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। उनके द्वारा जो है, इनकी रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इसको ऐड इनकॉर्पोरेट किया गया था। पहला प्रश्न ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा क्या बनेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से लिया है? तो याद रखना, हमने यूएसएसआर से लिया है। यूएसएसआर मतलब रशिया का पहला पुराना नाम, सोवियत संघ जो है उस समय इसको बोलते थे। ठीक है, सो यूएसएसआर से जो, या फिर आपको ऑप्शन में रशिया दिया जाएगा, यूएसएसआर ही देंगे क्योंकि उस समय इसको यूएसएसआर बोलते थे, सोवियत संघ की कंट्रीज होती थी। फिर बाद में इसका विघटन जब हुआ तो रशिया अलग बन गया और बाकी सारी कंट्रीज जो है, आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब कंट्रीज जो है फिर अलग हो गई थी। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो ओरिजिनली जब 51 ए आपका आर्टिकल इंसर्ट हुआ या फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उस समय हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी ओरिजिनली जब आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर। तो हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फिर आपका जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी नई। कौन सी की गई? मैंने अभी पीछे आपको बताया था, वो फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, डीपीएसपी में इंस्ट्रक्शन भी दिए गए और फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दी गई। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है, ये तो भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में। इसमें क्या किया गया था? इसमें क्या बोला गया कि कब आया था? 2002 में। ठीक है, ड्यूटी बना दी गई कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है आपने एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। पेरेंट्स को ड्यूटी दे दी गई है, ये गार्डियंस की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं एजुकेशन देने की 6 से 14 साल के बच्चे को। ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई। अब वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कौन कौन सी हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहली पे चलते हैं। ठीक है, पहली बोलता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप रिस्पेक्ट करें किसकी? जो भी आपके आइडियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका जो नेशनल फ्लैग है, आपका नेशनल एंथम है, उसकी आपने पूरी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, ये आपका ड्यूटी है। ठीक है, सो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है। और जो हमारे नेशनल ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय एंथम है, ठीक है, राष्ट्रीय गान है, ठीक है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी बोल रहा हूँ, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है आप लोगों को। तो ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। ठीक है, दूसरी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो विचारधारा हमारे नेशनल स्ट्रगल के दौरान जो है फ्रीडम फाइटर्स की थी,
उनसे जो है उनके नोबल आइडियाज़ को जो है हमने चेरिश करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या बोलता है, टू चेरिश एंड फॉलो किसे, नोबल आइडियाज़। ठीक है, नोबल आइडियाज़ थे एंड किनके, जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो है हम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है टू अप होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्जनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपने भारत की संप्रभुता और यूनिटी, एकता एंड अखंडता को जो है यहाँ पे अप होल्ड करके रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट किस किस को करना है, तीसरी चीज़ बोलता है कि प्रोटेक्ट करना है सवर्जनिटी, संप्रभुता बोलते हैं इसको हिंदी में, यूनिटी यानी कि एकता, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना है सॉवर्जेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ किसका, इंडिया। ये आपकी ड्यूटी तीसरी है। चौथी ड्यूटी आपकी क्या बनती है, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब आपकी ज़रूरत पड़े तब आप कंट्री को डिफेंड भी करेंगे, डिफेंड द कंट्री। कल को चाइना के साथ वॉर हो गई और हमारे जो है आर्मी के जवान कम पड़ गए, तो कल को जो है आपको नेशनल सर्विस देनी पड़ेगी, यू हैव टू रेंडर द नेशनल सर्विस। ठीक है, आपको भी लड़ाई में कूदना पड़ेगा, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों। ठीक है, जब भी आपको बुलाया जाए, आपकी ज़रूरत पड़े, तो आप जो है वहाँ पे आएंगे। ठीक है, अगला बोलता है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द ऑल पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन की डिग्निटी बनाए रखना है, ये आपका कर्तव्य है। एंड साथ ही साथ जो है कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ठीक है, भाईचारा रखना है आपस में, हारमोनी बना के रखनी है, कोई ऐसे नहीं दंगे फसाद नहीं करने हैं जैसे कि आज के समय में होता है, हिंदू मुसलमान के जो है दंगे आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। तो ऐसी सब चीज़ें जो है इसको प्रमोट नहीं करना है, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को जो है आप लोगों ने सभी ने फॉलो करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगला जो सिक्स बोलता है कि टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड आवर कंपोजिट कल्चर। तो टू प्रोटेक्ट रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। जैसे कि डीपीएसपी में भी स्टेट को ये दिया गया था कि आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है हमारी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उसको बचा के रखना है, उसी प्रकार हमारी भी ये जो है ड्यूटी बनती है, हम अपनी जो हेरिटेज है हमारी, हमारा जो कल्चर है उसको हम पूरा प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, अगला बोलता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को। ठीक है, प्रोटेक्ट या फिर इम्प्रूव किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट को। जो हमारा इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट वगैरह उनको काटना नहीं है। ठीक है, पेड़ पौधों को अननेसेसरी काटेंगे नहीं। ऐसा नहीं करना है कि कल को जो है मुझे एक जंगल के अंदर मन किया यहाँ पे मैं अपना घर बनाऊँ, पेड़ बूड़ काटे और मैं अपना जो है वहाँ पे घर बना लूँ। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, उसको बचा के रखना है। अगला है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है। ठीक है, साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मीन्स आपको आपको जागरूकता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट किस पे पॉलिसी बना रही है, क्या ये पॉलिसी एक आम आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके काम आएगी क्या नहीं आएगी। जो भी चीज़ें आप पे आसपास हो रही हैं उसकी इंक्वायरी करो। ठीक है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें जो है आपको, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों। ठीक है, और साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है पूरा। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी आप देखते हो इसका भी जो है कौन लोग फॉलो करता है, क्योंकि ये जस्टिशिएबल, ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, याद रखना। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं ड्यूटीज़ को, तो ये कोर्ट वगैरह जो है ज़्यादा वो जो है यहाँ पे पचड़ा नहीं है कोर्ट का। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से चीज़ें हैं। अब देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने सेफ गार्ड करके रखना है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में क्या देखते हो, देखते हो ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं रिसेंट का ही,
आपका जो अग्निवीर योजना आई थी, तो उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे फ्रॉम बिहार, ठीक है, बिहार से जो काफ़ी सारे बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, ट्रेनों को जला दिया। वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीज़ें हमारी ड्यूटी बनती है, ये सब चीज़ें हम ना करें, लेकिन हम करते हैं बिकॉज इसके लिए कोई कठोर कानून नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी सिर्फ ड्यूटी है, उसको फॉलो करना ना करना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है, ये बताया गया है। तो ये आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, इसको भी कोई फॉलो नहीं करता है, राइट। अगला है स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। तो हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है, एक्सीलेंस के पीछे भागना है, ठीक है। कोई भी स्फेयर हो इंडिविजुअल का, कोई भी हम पढ़ाई में हैं तो उसके पीछे एक्सीलेंस मतलब आपने जो भी काम करना है अच्छे से करना है, ये जो है आपकी ड्यूटी है। 11th जो है वो है लास्ट जो आपकी ऐड की गई थी, पहले तो ये 10 थी और 11th जो है आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अकॉर्डिंग ऐड की गई। वो थी आपकी क्या, 6 से 14 साल के बच्चे को जो है कंपलसरी या फिर जो है गार्डियन को बोला गया कि आपकी जो है आपने जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है अपने बच्चों को, ठीक है, एजुकेशन की, 6 से 14 साल के बच्चों, राइट। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट। तो बस फंडामेंटल ड्यूटी से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, आपको बस अमेंडमेंट्स याद रखनी है कि कब कब कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो है क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। तो आज हमने डीपीएसपी भी कवर कर लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रेसिडेंट के बारे में बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और एक क्वेश्चन जहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिलते हैं, बाय बाय।